तो चलिए अब आपके साथ साझा करते हैं दूसरे व्यायाम को। दूसरे व्यायाम को करने से आपका अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है। अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है मात्र व्यायाम करने से। अरे, अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है मात्र व्यायाम करने से? जी बिल्कुल। कैसे हो जाता है, आप इसकी अनुभूति, इस व्यायाम का अभ्यास करिए और देखिए, और पहले अनुलोम विलोम के मैकेनिज्म को समझिए कि वास्तव में अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है। तो अनुलोम विलोम को समझने के लिए आपके शरीर के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं, और आज की इस लाइव प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं यौगिक व्यायाम अथवा वैदिक व्यायाम, जिसे आप वर्कआउट भी कहते हैं, जो कि योगा एक्सरसाइज भी कहा जाता है। यूँ तो व्यायाम के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन जो मुख्य लाभ होता है व्यायाम का, उसे हम आपको बताते चलें कि आप बेशक ऑफिस में बैठ के काम करते हो, बेशक आप कोई टीचर हो, आप जॉब करते हो, मानसिक आपका क्रियाकलाप तेज हो सकता है, लेकिन शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक स्फूर्ति और शारीरिक फुर्ती आप में कमज़ोर पड़ जाती है। वो किस कारण से? क्योंकि आपका निरंतर अभ्यास, जो कि डेली रूटीन में एक व्यायाम होना चाहिए, वो अपने डेली रूटीन में आप व्यायाम को शामिल नहीं रखते, वो आपसे छूट गया होता है। इसलिए शरीर की स्फूर्ति, शरीर में जो फुर्ती होनी चाहिए, वो आपसे लुप्त हो जाती है, और आप धीरे धीरे अपने आप को अलग सा महसूस करने लगते हैं। कहते हैं कि अब उम्र के साथ फुर्ती चली गई है। बिल्कुल नहीं। अगर आप उम्र के साथ व्यायाम को भी जारी रखते हैं, व्यायाम का अभ्यास करते हैं, इसे आप डेली वर्कआउट में शामिल रखते हैं, तो आपकी उम्र चाहे जो भी हो, फुर्ती आप में बनी रहेगी। फुर्ती के लिए एकमात्र कुंजी है, एकमात्र चाबी है, वो है व्यायाम। व्यायाम से आपका शरीर दृढ़ और मजबूत तो होता ही होता है, आरोग्यता तो आप प्राप्त करते ही करते हैं। चूँकि वर्कआउट से आपके शरीर के जो भी टॉक्सिन है वो पसीने आदि के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन व्यायाम में जो वैज्ञानिकता रखी गई है, उस वैज्ञानिकता को यदि आप समझेंगे, जानेंगे, तो आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे। और जिम आदि जाने के जगह आप व्यायाम घर पे रह के, खुले वातावरण में रह के, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, पीपल के पेड़ आदि वनस्पतियों के बीच में रहकर, खुले वातावरण में रहकर आप व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको शहर नगर में रहते हैं, खुला वातावरण नहीं मिल रहा है, तो आपको एक तकनीक बता दे रहे हैं। आप थोड़ा सा शुद्ध पानी लेके मुंह में भर के रखे रहिए, व्यायाम वगैरह करिए, और उसी श्वसन प्रश्वसन जब आपका होता रहेगा और वह जल आपके मुंह में रहेगा, तो वह उस जल के साथ आपके द्वारा किया गया श्वसन प्रश्वसन या फिल्टरेट होके शुद्ध ऑक्सीजन में रिफाइन होता चला जाएगा, और आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन के संचार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर देगा। अभिप्राय कि यह आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का स्टोरेज है उसे बढ़ा देगा। यदि आप बंद कमरे में हैं, नगर में हैं, खुला वातावरण आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तकनीक का सहारा ले सकते हैं। और आपके पास खुला वातावरण आदि है, तो आप खुले वातावरण में छत आदि पे जाके व्यायाम करें। और व्यायाम करने का दो निश्चित समय बनाएं, न दो बने तो एक तो पक्का बना ही दे, वो भी सुबह सुबह का। तो सुबह सुबह किए जाने वाले डेली वर्कआउट योगा एक्सरसाइज में आप इसे 10-5 मिनट अवश्य करें। आप महसूस करेंगे सारा दिन आपका शरीर फुर्तीला महसूस करेगा। नहीं तो आप पहले दिन के अभ्यास का आरंभ करिए और देखिए। जिम में जाकर हम लोग भी बॉडी बिल्डिंग का काम तो करते ही हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट हम लोग करते हैं, उससे हमारे बॉडी के मसल्स सख्त और कठोर होते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग तो कर लेते हैं, बॉडी बिल्डर का सिक्स पैक तो हमारा निकलने लगता है, लेकिन इसके उम्र के साथ साथ इसके शरीर पे कुछ दुष्परिणाम पड़ते हैं। होता क्या है कि हमारे उन मांसपेशियों में जिसे हमने सख्त बना दिया, उन मांसपेशियों में जो सिरा रक्त संचार के लिए, वायु संचार के लिए और उसकी आपूर्ति के लिए गई हुई हैं, वो भी उन्हीं कठोरता में कठोर हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ वहाँ पर उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, और वहाँ पे गांठ
आदि उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सारी व्याधि शरीर में उत्पन्न करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की आपूर्ति बाधित हो जाती है इसी मसल बनाने के चक्कर में। तो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो यौगिक व्यायाम में विश्वास किया करते थे। यौगिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य यूँ तो शरीर को स्फूर्तिवान करने के लिए हुआ करता था, और वैसे भी यौगिक व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं। शरीर को बलवान करना, शरीर को दृढ़ करना, मजबूत करना। तो चलिए आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ जो यौगिक व्यायाम अथवा वैदिक व्यायाम डेली वर्कआउट के रूप में साझा करेंगे, उन्हें करने से आपका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, ये सारे के सारे प्राणायाम स्वतः ही हो जाएंगे। इस वर्कआउट को करने के बाद, इस व्यायाम को करने के बाद आपको न तो अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता है, ना ही आपको कपालभाति करने की आवश्यकता है, और ना ही आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस व्यायाम के माध्यम से आपके ये तीनों प्राणायाम स्वतः ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप इसकी अनुभूति हमारे साथ अभ्यास करते हुए करिए। तो चलिए सबसे पहले हम कौन से व्यायाम को शामिल करेंगे, हस्त उत्तान क्रिया। हस्त उत्तान क्रिया में आपको विशेष ध्यान यह देना है कि हस्त उत्तान क्रिया यानी हस्त माने आपका यह हाथ, उत्तान माने ऊपर की तरफ उठना अथवा तनेन होना। तो जब ये हाथ ऊपर की तरफ होगा तो इसे कहते हैं हस्त उत्तान। तो यह क्रिया कर रहे हैं, आसन में स्थिर तो हो नहीं रहे, इसीलिए यह क्रिया हो गया। हस्त उत्तान क्रिया व्यायाम को आपके साथ प्रथम व्यायाम के रूप में साझा करते हैं, और इसकी विशेषता को आप देखिएगा। यह इकलौता ऐसा व्यायाम है जिसे करने मात्र से ही आपका भस्त्रिका और कपालभाति दोनों प्राणायाम एक साथ होते रहते हैं। कैसे, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को आप देखिए। क्या, थोड़ा पीछे जाते हैं। इस व्यायाम को करने के लिए आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को यूं ऊपर उठाना है और पीछे मुड़ना नहीं है। जैसे आप खड़े हैं, स्थिर हैं दो पैरों पे, बस वैसे ही अपने दो पैरों पे स्थिर रहें, और सिर्फ ध्यान ये देना है कि अपने इस हाथ को ऊपर उठाना है। तो जो ही आप अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, हस्त उत्तान करेंगे, तो ही आपका लंग्स, श्वास, ऑक्सीजन को बाहर से शरीर में अपने आप खींचेगा। अभिप्राय, आप सांस भर लेंगे, और जो ही हाथ को नीचे ले आएंगे और यह श्वास अपने आप आपका शरीर छोड़ देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ अभ्यास करिए और देखिए कैसे। तो चलिए अब विशेष ध्यान देते हैं अभ्यास करते हुए कि कैसे हाथ उठाते हुए हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो जा रहा है, क्योंकि जो ही हम हाथ उठाएंगे तो ही ऑक्सीजन बाहर से हमारा शरीर बड़ी तेजी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में खींचेगा, और जब हम हाथ नीचे ले आएंगे तो यह हमारे बॉडी का मैकेनिज्म, हमारे शरीर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। एक फोर्स के साथ यह हो जाएगा आपका कपालभाति। और इसके बाद आपको वो व्यायाम बताएंगे जिसे करने से आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम इस व्यायाम से कैसे होता है। इसका अभ्यास करिए और अनुभूत करिए आप। तो सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सर्दियों का भी मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में यह वर्कआउट, अगर डेली वर्कआउट में आप इसे शामिल कर लेते हैं तो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और गर्मी पैदा कर देगी, और सर्दियों से आपका बाल बांका नहीं होगा। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आप जो भी योग प्राणायाम आसन, संपूर्ण योग 8 अष्टांग पे आधारित है, और योग के 8 अंग का अभ्यास का जो मूल केंद्र है, मूल स्थिति जो है, वह आपका यह श्वसन प्रश्वसन है। आपके श्वसन प्रश्वसन की संपूर्ण व्यवस्था यम से लेकर समाधि तक आ जाती है। सभी में सांस के गति और संख्या को नियंत्रित करने के विधान और प्रावधान और सिद्धांत ही महज हैं, कुछ और नहीं। तो आप समझिए कि आपका श्वसन प्रश्वसन यदि स्वस्थ होगा तभी आपका योग सिद्ध हो पाएगा। तो श्वसन प्रश्वसन को सिद्ध करने के लिए आपके लंग्स, फेफड़े, हृदय प्रदेश का संपूर्ण एरिया स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन आप शरीर में भरते हैं, यदि शरीर ऑक्सीजन से संपूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, शुद्ध ऑक्सीजन से, तो यकीन मानिए
आपको कोई रोग नहीं छू सकता, क्योंकि आपका संपूर्ण शरीर शुद्ध ऑक्सीजन से भरा हुआ है। आपके प्रत्येक सेल तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं, आपके अंगों प्रत्यंगों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं। अगर सारे अंग प्रत्यंग, सारे सेल, न्यूरॉन्स तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं निर्बाध रूप से, तो उनके किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यदि उनके कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न होगी तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग अथवा विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। आप स्वस्थ हो रहकर दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो चलिए, सबसे पहले श्वसन प्रश्वसन के लिए आवश्यकता क्या है कि हमारा लंग्स, हृदय प्रदेश संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। उसके लिए भी यह व्यायाम आवश्यक है। कौन सा व्यायाम? हस्त उत्तान क्रिया। हस्त उत्तान में आप हाथ को उठाते हैं, आपका भस्त्रिका हो जा रहा है, माने सांस भर रहा है, और जो ही आप हाथ नीचे लाते हैं यह कपालभाति हो जा रही है, माने सांस पूरे फोर्स के साथ बाहर आ रहा है। तो चलिए, इसका कुछ देर तक अभ्यास करते हैं। और हाँ, विशेष ध्यान यह रहे कि अगर आप ब्लड प्रेशर आदि के पेशेंट हैं अथवा आपकी आयु 45 से 60 साल से ऊपर की है, तो आप इसको एक निश्चित संख्या में करिएगा। प्रथम 3 दिन के लिए आप इसे 6 अथवा 9 की संख्या रखिए, और इसके बाद आप 3 दिन के बाद इसकी संख्या 1.5 गुनी कर सकते हैं। आप 6 कर रहे हैं तो 9 कर दीजिए, 9 कर रहे हैं तो 12 या 15 भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मांसपेशियों में कहीं कोई तनाव नहीं आएगा, ना ही कोई दर्द और जकड़न फील होगा। तो आप करेंगे। बाकी जो नौजवान है, थोड़ा बहुत जकड़न और दर्द मांसपेशियों में आ ही गया, संख्या ज़्यादा कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन करेंगे वो आदी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना है। तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ आपको क्या होना है? भस्त्रिका कपालभाति के जितने भी लाभ हैं वो सारे लाभ आपको इस व्यायाम से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि इस व्यायाम को करने से आपका भस्त्रिका और कपालभाति दोनों प्राणायाम स्वतः ही होते जा रहा है। जब आप हाथ उठाते हैं यह भस्त्रिका, जब आप हाथ नीचे लाते हैं यह कपालभाति। हाथ को ऊपर ले जाते समय आप सांस को तेजी से भर ले रहे हैं, और हाथ नीचे लेते आते समय आप सांस तेजी से फोर्स के साथ बाहर फेंक दे रहे हैं। और प्राय यह आपका कपालभाति हो गया, यह आपका भस्त्रिका हो गया। तो चलिए, कुछ देर तक इसका अभ्यास करते हैं। अगर जो नौजवान हैं थोड़ा बहुत पीछे मुड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पीछे मुड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स की क्षमता, आपके फेफड़े की क्षमता, जो एयर, जो ऑक्सीजन आप बाहर से, आपका शरीर बाहर से लेता है, इसमें रिजर्व रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो इस स्टोरेज की क्षमता आपको मालूम है कितनी है? यह 6 लीटर एयर को अपने अंदर रिजर्व रख सकता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन श्वसन प्रश्वसन हमारा इतना उथला है कि हम आप कितने ग्राम श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन अथवा वायु को ग्रहण करते हैं? 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं करते। हाँ, भस्त्रिका आदि प्राणायाम आप कर रहे हैं, फोर्सफुली एक बार लेंगे तो भी 50-60 ग्राम ले पाएंगे, इससे ज़्यादा आप एयर नहीं लेते। तो क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे इस स्टोरेज को हमने बंद कर रखा है, खोला नहीं है। तो इससे क्या होगा? इस क्रिया से आपका जो ही आप हाथ ऊपर करेंगे त्यों ही आपका पूरा लंग्स ये पूरा खुल गया। हाथ नीचे करिए, लंग्स का मुंह बंद हुआ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन वगैरह आपके शरीर में है वो कपालभाति के सलीके से शरीर से स्वतः ही सांस के माध्यम से बाहर आ जा रहा है, और पुनः आप ताज़ा तरीन ऑक्सीजन हाथ को उठाते हुए भस्त्रिका स्वरूप शरीर में भर ही ले रहे हैं। तो टॉक्सिन बाहर आ रहा है, माने डिटॉक्सिनेशन का भी कार्य हो जा रहा है, और जो भी आपूर्ति शुद्ध ऑक्सीजन का, शुद्ध वातावरण से आपको चाहिए, वो शरीर अपने से रिजर्व कर ले रहा है अपने स्टोरेज में। और मात्र 2 ही व्यायाम आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और व्यायाम को आपको अन्य कड़ियों के साथ लेकर उपस्थित होते रहेंगे, साझा करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा व्यायाम इस प्रस्तुति में हम आपके साथ यदि साझा करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा न हो, इसलिए वीडियो में सिर्फ और सिर्फ
कुछ ही व्यायाम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से बेस व्यायाम है, बेस वर्कआउट हैं। इन्हें करने से आपके लंग्स की क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे आपका लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में भरने में कैपेबल हो जाता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है इस व्यायाम को करने से। कैसे, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए अब आपके साथ साझा करते हैं दूसरे व्यायाम को। दूसरे व्यायाम को करने से आपका अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है। अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है मात्र व्यायाम करने से। अरे, अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है मात्र व्यायाम करने से? जी बिल्कुल। कैसे हो जाता है, आप इसकी अनुभूति, इस व्यायाम का अभ्यास करिए और देखिए, और पहले अनुलोम विलोम के मैकेनिज्म को समझिए कि वास्तव में अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है। तो अनुलोम विलोम को समझने के लिए आपके शरीर के मैकेनिज्म को समझना होगा। अनुलोम विलोम, अनुलोम माने सीधा, विलोम माने उल्टा। अनुलोम में हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वसन प्रश्वसन किए तो उसे राइट से बाहर निकाल देते हैं, और जो ही हम राइट से भरते हैं लेफ्ट से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, लेफ्ट से जो सांसें अंदर जाती हैं वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट की आपूर्ति करती हैं, और राइट से गई हुई सांसें यानी कि ऑक्सीजन, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट की आपूर्ति करता है, ऑक्सीजनरेट करता है। और राइट पार्ट के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनकी आपूर्ति ऑक्सीजन की इसी दाएं नथुने से लिए गए सांस के माध्यम से लिए गए ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। और यही दूसरी तरफ बाएं तरफ से जब आप ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो आपके शरीर के दाएं भाग में स्थित अंग प्रत्यंग में जो ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता है, जो आपूर्ति चाहिए, वो आपके इस बाएं नोस्ट्रिल से राइट साइड की हो जाती है। इस प्रकार अनुलोम विलोम करने से आपके दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव होते हैं और बॉडी के दोनों पार्ट की आपूर्ति होने लगती है। और साधारणतः होता यह है, आप जो श्वसन प्रश्वसन करते हैं, श्वसन प्रश्वसन करने के दौरान आपके नाक के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल एक राइट नोस्ट्रिल। तो एक समय में आपका एक नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है और एक नोस्ट्रिल बंद रहता है। जो नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है उसी से आप श्वसन प्रश्वसन करते हैं, और जो बंद रहता है वो तो बंद रहता है, वो कुछ करता ही नहीं, श्वसन प्रश्वसन भी नहीं करता। तो जब आपका, जैसे उदाहरण के लिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, माने बाएं साइड से, बाएं नथुने से आपका श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, तो वायुमंडल से जो सांस, जो ऑक्सीजन, जो वायु हमारे शरीर में आपूर्ति के लिए पहुंच रही हैं, तो वो हमारे शरीर के सिर्फ एक ही भाग, माने बाएं से लिया गया तो हमारे दाहिने बॉडी के दाहिने पार्ट का, दाहिने भाग का आपूर्ति महज कर रहा है, दाहिने भाग में स्थित अंग प्रत्यंगों की आपूर्ति कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शरीर के बाएं भाग में स्थित अंग प्रत्यंगों की समुची आपूर्ति बाधित है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम करके दोनों हेमिस्फीयर को सक्रिय करते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर को सक्रिय करके बॉडी के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में हम ऑक्सीजन और वायु को पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर और शरीर में स्थित अंग प्रत्यंग अपने संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकें और हमारा शरीर दृढ़ और निरोग हो, हम दीर्घायु को प्राप्त हो। इसका यह मैकेनिज्म है। तो चलिए अब उस व्यायाम को जान लेते हैं जिसे करने से अनुलोम विलोम स्वतः ही हो जाता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको विशेष बता दें, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते भी हैं तो आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि आपको इस व्यायाम के कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। अथवा इस व्यायाम को करने के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी क्षमता डेवलप हो चुकी है। कैसे, चलिए उसे अभ्यास करते हुए अनुभव करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता क्या है। हम जो दूसरी व्यायाम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसका नाम है चक्रपाण क्रिया। तो चलिए जानते हैं चक्रपाण क्रिया का अभ्यास कैसे करते हैं और इसे कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है। इसकी विधि के लिए आपको बताते चले, आप सबसे पहले आराम से पूर्वाभिमुख होके खड़े हो जाएं और अपने हाथों को, एक हाथ के पंजे को बिल्कुल सामने रखेंगे सूर्य के, और दूसरे हाथ के पंजे को बिल्कुल पीछे रखेंगे, और एक हाथ को ऐसे उठाएंगे और दूसरा हाथ ये नीचे रहेगा।
अब दूसरे हाथ को ये नीचे ले आएंगे तो इसका हाथ का पंजा जो ये खुला हुआ था ये पीछे की तरफ चला जाएगा और ये सामने की तरफ आ जाएगा। कैसे? ऐसे। और ध्यान दीजिएगा, इसे करते समय आपका ये भुजा जो है आपके मस्तिष्क, चूंकि आपका मस्तिष्क भी नहीं हिलना चाहिए, ये भी स्थिर रहना चाहिए और आपके मस्तिष्क आपके सिर के पास आके ये टेक ले लेगा, आपका भुजा ये रुक जाएगा। ठीक ऐसे। इसकी गति भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन बीपी वाले और जिनकी आयु ज़्यादा है, 45 से ऊपर 50-55 की अवस्था है, उन्हें इसका अभ्यास एक निश्चित संख्या जो कि पहले ही हम बता दिए हैं उसी संख्या में इसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का मांसपेशी में तनाव अथवा दर्द और जकड़न न आने पाए। तो इसका अभ्यास करते करते आप इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके अभ्यास करते समय आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस समय हमारा दाहिना हाथ ऊपर जाएगा उस समय उस साइड का लंग्स ओपन हो जाएगा। ये जो दो हेमिस्फीयर में हमारे बॉडी डिवाइड हैं, लेफ्ट और राइट, तो एक जिस समय जिस साइड का हाथ ऊपर जाएगा उस साइड का हेमिस्फीयर बिल्कुल ओपन होगा और हमारे द्वारा भरा गया वायु, ऑक्सीजन शरीर के उस भाग में आपूर्ति कर देगा। हमारे द्वारा किए जाने वाले अनुलोम विलोम प्राणायाम तभी सुचारू रूप से ज़्यादा फायदेमंद होंगे जब हमारे हेमिस्फीयर निर्बाध रूप से सक्रिय हों अथवा उनमें जो नाड़ियाँ, धमनियाँ, शिराएँ प्रवाहिका के रूप में स्थित हैं उनके मार्ग में आए अवरोध समाप्त हो जाएं। तो इस क्रिया के करने से वो सारे अवरोध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये दो व्यायाम, हस्त उत्तान क्रिया और चक्रपाण क्रिया, ये दो क्रिया आपके साथ आज की प्रस्तुति में हमने साझा किया और दोनों क्रियाओं का लाभ भी आपके साथ साझा किया और दोनों क्रियाओं के करने से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे हो जाते हैं उस विधान को भी साझा किया। अनुभूति आपको हुई ही होगी। तो चलिए अंत में एक और व्यायाम आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसे करने से आपका मेरु के सहारे ही संपूर्ण नाड़ियाँ शरीर में विकसित हुई हैं, तो उसके अधीन होकर जो मुख्य प्रवाहिकाएं संपूर्ण शरीर में आपूर्ति करती हैं, तो उनके मार्ग में यदि कोई अवरोध उत्पन्न हुआ हो तो उन्हें भी दूर कर देता है यह व्यायाम। कौन सा? चलिए उसका अभ्यास भी कर लेते हैं। इस क्रिया को करने के लिए आपको विशेष ध्यान ये देना है, आपका दोनों हाथ यूँ, एक हाथ ऐसे ऊपर, एक हाथ ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। इसे आप ध्यान ऐसे दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक, फिर यहाँ अपने संपूर्ण भुजा को, अपने पूरे बाजू को आप अपने स्कंध से बिल्कुल फ्री कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। और आप महसूस करेंगे कि जैसे नस नाड़ियों में, प्रवाहिकाओं में जो रक्त संचार है वो आपके नाखूनों तक फील होगा, चुनचुनाहट सी फील होगी। तो ठीक इसी वे में इसे स्कंध से पूरा फ्री कर देना है दोनों भुजाओं का। कैसे? आप उसे ध्यान दीजिएगा। और एक विशेष ध्यान देना है, आपको इसे समानांतर रेखा में ही रखना है, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल समानांतर। आपको विशेष ध्यान ये देना है, जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उस तरफ के भुजा पर, उसके नाखूनों पर आपका दृष्टि पड़ी रहे और उसके घूमते हुए, उस भुजा के घूमते हुए स्थिति के साथ आपका सर भी घूमना चाहिए। कैसे? चलिए देखते हैं। इस प्रकार इसमें देखेंगे कि हमारा एक तरफ बाएं तरफ का हाथ दाएं स्थान पे और दाएं का बाएं स्थान पे, जो हम सर से आगे जितना देख सक रहे हैं उतना पीछे देख रहे हैं। ये, और जिनको अस्थमा और इन सब की समस्या है, इनको उसके साथ बस ये थोड़ा सा कर लेंगे
तो यौगिक व्यायाम के आज की इस प्रस्तुति में बस यहीं तक। मिलते हैं किन्हीं अन्य प्रस्तुति में यौगिक व्यायाम के किन्हीं अन्य कड़ियों के साथ, अन्य व्यायाम के स्वरूपों के साथ, उसके विधि और विधानों के साथ, उसके लाभ के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त।